हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इतिहास का निर्माण कैसे होता है। इतिहास का निर्माण कैसे होता है, इतिहास के बारे में जैसे हमने प्राचीन काल मध्यकाल में एक एक शख्सियत को उठाकर उसके बारे में जाना कि कैसे कैसे, जैसे शाहजहाँ के बारे में कैसे हम लोग जानते हैं, कैसे नेहरू के बारे में जानते हैं, कैसे सम्राट अशोक के बारे में जानते हैं कि उनकी गतिविधियाँ क्या थीं। तो उसी क्रम में कि इतिहास के सोर्सों के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट किया था कि इतिहास के सोर्स, जैसे इतिहास के सोर्स में क्या क्या सोर्स हो सकता है। एक तो पुरातात्विक सोर्स हो सकता है। पुरातात्विक सोर्स का मतलब है कि ऐसा सोर्स जिससे इतिहास बनता है, तथा जो बिना लिखी पढ़ी चीज़ों को छोड़कर, जैसे लिखी पढ़ी चीज़ों को छोड़कर जितने भी शिलालेख, अभिलेख, मोनूमेंट्स जो भी प्राप्त होते हैं वो सब पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। जैसे पाषाण उपकरण हो गए, गुफा हो गई, ये सब तमाम चीज़ें पुरातात्विक स्रोत में आती हैं। शिलालेख हो गए, अभिलेख हो गए, ये सब चीज़ पुरातात्विक स्रोतों में आती हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, सबसे पहले आपको पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए। इतिहास जब हम लोग लिखते हैं सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए। फिर धीरे 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 मानव का धीरे धीरे मानव अपने सोर्सों में डेवलपमेंट करता गया। पुरातात्विक स्रोत के बाद कुछ समय बाद हमको साहित्यिक सोर्स भी प्राप्त होने लगे। तो उसी सोर्स को, जैसे सोर्स हम लोगों का कितने प्रकार का होता है, जैसे इतिहास में सोर्स किसे कहते हैं, तो सोर्स वही है जिससे इतिहास बनता है, वही आपका हो गया सोर्स, स्रोत। जिससे इतिहास बनता है या इतिहास का निर्माण होता है वो क्या है, स्रोत है, वही स्रोत है। तो स्रोत के आधार पे इतिहास कितने प्रकार के होते हैं, स्रोत के आधार पे। पिछले वाले में मैंने आपको बताया कि काल के आधार पे कि प्राचीन काल, मध्यकाल, हर काल के एक शख्सियत को ले लिया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि स्रोत के आधार पे इतिहास कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले सोर्स के बारे में आप पता ही चल गया कि पुरातात्विक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं। जो लिखी पढ़ी चीज़ें होती हैं वो साहित्यिक स्रोतों में आती हैं। पुरातात्विक स्रोत मतलब लिखी पढ़ी चीज़ों को छोड़कर जो स्रोत होते हैं वो पुरातात्विक स्रोत होते हैं। विदेशियों के विवरण, विदेशियों ने जो अपने लिखे वो साहित्यिक स्रोत में ही आते हैं। तो इतिहास के जो सोर्स हैं वो तीन प्रकार के मैक्सिमम हो सकते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों के विवरण। कभी कभी हम लोग विदेशियों के विवरण को साहित्यिक स्रोत में ही लेते हैं। तो ऐसे अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो सोर्स दो ही प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। लेकिन विदेशियों के विवरण को हम लोग अलग रखते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से इतिहास के जो सोर्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ऐसे सामान्यतः तीन प्रकार के भी हम बोल सकते हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों के विवरण। तो आइए आपको देखते हैं कि स्रोतों के आधार पर इतिहास कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको बोर्ड पे, जैसा मैंने लिखा है कि स्रोत, सोर्स। तो सोर्स की परिभाषा तो मैंने आपको बता दी कि इतिहास में सोर्स क्या है। इतिहास में सोर्स क्या है, जिससे इतिहास का निर्माण, इतिहास जिससे बनता है वही इतिहास का वही सोर्स है। तो सोर्स में तो सबसे पहले हम लोगों को पाषाण उपकरण, चित्रकारी, गुफाएं, मतलब प्राचीन काल में जब पाषाण युग चल रहा था, स्टोन एज, तो उस समय जो हम लोगों को उपकरण प्राप्त हुए, उस समय जो एज चल रही थी, उस एज में जो उपकरण प्राप्त हुए, पाषाण उपकरण, चित्रकारी, गुफाएं, पुरातन, तो जब हम लोग इतिहास बनाना चालू किए तो सबसे पहले हम लोगों को ये प्राप्त हुआ: पाषाण उपकरण, चित्रकारी, गुफाएं, गुफाओं में भीमबेटका की गुफा, ये तमाम चीज़ें। फिर इनको हम जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पुरातात्विक स्रोत, ये सब पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा सबसे पहले हमको पुरातात्विक स्रोत ही प्राप्त हुए। इतिहास में सबसे पहले हम लोगों को पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए। यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत तो प्राप्त हुए, ये तो प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, लेकिन साहित्यिक स्रोत प्राप्त नहीं हुए। यानी कि हमको पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुआ और साहित्यिक स्रोत नहीं मिला। तो उस इस कंडीशन में हम उस इतिहास को
प्राग इतिहास कहते हैं। ये पूरा जितना है इसको, इस काल को हम प्राग इतिहास कहते हैं, इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्री हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री अभी बननी शुरू हुई है, जिसमें साहित्यिक स्रोत हमको नहीं मिले, केवल ओनली वन पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिले। इसको हम क्या कहें, प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्राग इतिहास क्या है। प्राग इतिहास का उदाहरण में आप लेंगे तो स्टोन एज, पाषाण युग। पाषाण युग कौन से युग में आएगा, प्राग इतिहास काल में आएगा। पाषाण युग, प्राग इतिहास, पाषाण मतलब स्टोन, स्टोन एज। तो स्टोन एज इसका एग्जाम्पल है आपका, इसका एग्जाम्पल है स्टोन एज, स्टोन एज या पाषाण युग। इसका एग्जाम्पल आपका पाषाण युग, प्री हिस्ट्री। अब आपको पुरातात्विक आगे जैसे जैसे इतिहास का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, इतिहास आगे बढ़ा, तो हमको पुरातात्विक स्रोत तो शुरू में मिल ही रहे थे। सबसे पहले हमको पुरातात्विक स्रोत ही तो मिले, फिर हमको साहित्यिक स्रोत भी मिल गए। पुरातात्विक स्रोत भी मिले, उसके साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी मिल गए। साहित्यिक स्रोत मैंने आपको बताया कि लिखी पढ़ी चीजें जो होती हैं वो साहित्यिक स्रोत हैं, जैसे किताबें हुई। तो पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी मिले, लेकिन आदमी ने ऐसा लिख दिया कि उसको आज तक हम नहीं पढ़ पाए। पुरातात्विक स्रोत भी मिले और उसके साथ साहित्यिक स्रोत भी मिले, लेकिन आदमी ने ऐसा लिख दिया कि आज तक उसको हम नहीं पढ़ पाए। जैसे एग्जाम्पल में इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए आपका लगभग लगभग इतिहास बन चुका है। प्रोटो, यहाँ इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। जैसे साइंस में आता है प्रोटोजोआ, जोआ के जस्ट जोआ के जस्ट पहले बनने की कंडीशन प्रोटोजोआ होती है। उसी उसी तरह से इतिहास लगभग लगभग तैयार है। देखिए यहाँ पे साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोत को आज तक हम पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो लगभग लगभग इतिहास तैयार है, बस उसका वेरीफाई नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में इसको हम क्या कहते हैं, आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। तो सबसे पहले हमको पुरातात्विक स्रोत मिले और साहित्यिक स्रोत नहीं मिले, तो उस कंडीशन को हम प्राग इतिहास कहते हैं, प्री हिस्ट्री, जिसका उदाहरण है स्टोन एज, पाषाण युग। फिर इसके बाद पुरातात्विक स्रोत तो मिलते ही रहते हैं, मिलते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी मिले, लेकिन आदमी ने ऐसा लिख दिया कि आज तक उसको हम नहीं पढ़ पाए हैं। जैसे एग्जाम्पल में इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता जिसको कहते हैं। अब इस कंडीशन को हम आद्य इतिहास कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। अब जाहिर सी बात है कि जब प्रोटो हिस्ट्री आ गया तो आगे हिस्ट्री आ ही जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो आगे हमको पुरातात्विक स्रोत भी मिले, साहित्यिक स्रोत भी मिले, और इसको साहित्यिक स्रोत को हम लोग पढ़ भी लिए। पुरातात्विक स्रोत मिले, साहित्यिक स्रोत मिले, साहित्यिक स्रोत को हम लोग पढ़ भी लिए। वो हो गया आपका हिस्ट्री। अब यहाँ से आपकी रियल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। एक्चुअली रियल हिस्ट्री आपको मौर्य एम्पायर से स्टार्ट होती है, मौर्य साम्राज्य से। क्योंकि उसमें क्या है कि यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं। पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत को हम लोग पढ़ भी लेते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं। वहीं से रियल हिस्ट्री की शुरुआत होती है, वहीं से हम लोग कहते हैं कि हाँ ये रियल हिस्ट्री है। उसको उस पे, उस हिस्ट्री पे हम कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते। यहाँ पे हम उठा सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे इस हिस्ट्री पे। इसलिए इस पे जहाँ जहाँ डाउटफुल रहता है, कि जहाँ जहाँ वेरीफाई, इतिहास वेरीफाई नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। जहाँ वेरीफाई रहता है, कि जैसे ये दोनों, जैसे मौर्य एम्पायर के बाद वेरीफाई है कि कुछ कुछ चीज़ें वेरीफाई हैं, कुछ चीज़ें अनवेरीफाई हैं। जो अनवेरीफाई हैं, जो वेरीफाई नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो ये आपको स्रोतों के आधार पर इतिहास तीन प्रकार के हो गए, प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री,
जिसमें आपको पुरातात्विक स्रोत भी मिले, साहित्यिक स्रोत नहीं मिले। तो इसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल में पाषाण युग। इसके बाद आपका इतिहास का और डेवलपमेंट हुआ तो पुरातात्विक स्रोत भी मिले, साहित्यिक स्रोत भी मिले, लेकिन साहित्यिक स्रोत ऐसा मिला कि जिसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए, वो हो गया प्रोटो हिस्ट्री। तीसरा आपका हो गया पुरातात्विक स्रोत मिले भी, साहित्यिक स्रोत भी मिले, दोनों एक दूसरे को क्रॉस वेरीफाई भी किए, ये है हिस्ट्री। यहाँ से ये इसका एग्जाम्पल है मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। इसका एम्पायर है मौर्य साम्राज्य। ये एग्जाम्पल है मौर्य साम्राज्य से हम मानते हैं कि एक्चुअल हिस्ट्री की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे मैंने एक शब्द बोला कि पुरातात्विक स्रोत भी मिले। अब सोर्स के आधार पे आपको पता चल गया कि 3 प्रकार के इतिहास होते हैं। और काल के आधार पे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, उसके आधार पे भी 3 प्रकार के इतिहास होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई कि पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों एक दूसरे को क्रॉस वेरीफाई करते हैं। ये चीज आपको थोड़ा कम समझ में आई होगी कि दोनों एक दूसरे को, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स, ये दोनों आपको कम समझ में आई होगी कि वेरीफाई कैसे करते हैं, कि कैसे माना जाए कि वेरीफाई करते हैं और वहाँ से रियल हिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो जैसे आपने सुना होगा, ये आपका इंडिया का है मैप, और यहाँ पे आपने सुना होगा कि द्वारिका, यहाँ पे आपने सुना होगा गुजरात, एक यहाँ पे एक राज्य है गुजरात। और यहाँ पे आपने सुना होगा गुजरात में कि कुछ साहित्यिक स्रोतों में मिलता है, साहित्यिक स्रोतों में मिलता है गुजरात से, गुजरात के बारे में साहित्यिक स्रोतों में मिलता है कि यहीं पे एक लोथल बंदरगाह था, लोथल, जिसका नाम था लोथल। तो यहाँ पे अब इसमें साहित्यिक स्रोत में मिलता है कि ये क्या है, वो है क्या नाम है, जहाँ से व्यापार होता है, ये व्यापार व्यापार एरिया है। तो साहित्यिक स्रोत में तो लिखा कि यहाँ पे व्यापारी एरिया, लेकिन अभी इस चीज़ को पूरा तात्विक स्रोत से वेरीफाई करेंगे तभी हम लोग मानेंगे कि हाँ यहाँ से वेरीफाई होता है। जैसे इतिहास में आपने सुना होगा कि अ, हर्षवर्धन का नाम सुना होगा। हर्षवर्धन का एक एक दरबारी कवि था जिसका नाम था बाणभट्ट। तो इतिहासकार कहते हैं कि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन को इतना महान बना दिया, जबकि उतना महान वो था नहीं। चाटुकार रहा होगा, कह दिया होगा, हर बाणभट्ट चाटुकार रहा होगा, लिख दिया होगा कि हर्षवर्धन इतना बड़ा उत्तरापथ का स्वामी था, उस इतनी बड़ी उसकी सेना थी, क्योंकि उस समय उतनी बड़ी सेना की कल्पना नहीं की जा सकती, आबादी कम थी। तो ऐसे चाटुकार कवि थे, अपना वो भी कर दिए। तो उस इतिहास पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि वो वेरीफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि लिटरेरी सोर्स में तो लिखा है कि हाँ हर्षवर्धन बहुत महान था, वो उत्तरापथ का स्वामी था, बाणभट्ट ने लिखा है अपने बुक में। लेकिन उसको जब हम लोगों ने वेरीफाई किया पुरातात्विक स्रोत से, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए उस इतिहास पे हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और जहाँ पे अब जैसे यहाँ पे आपको खुदाई की, यहाँ पे साहित्यिक स्रोत में लिखा कि हाँ गुजरात में व्यापार होता था, बंदरगाह था, यहाँ ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब इसको हम वेरीफाई करेंगे पुरातात्विक स्रोत से, लिखने के लिए तो लिख दिए, लेकिन जब तक पुरातात्विक स्रोत से नहीं वेरीफाई होगा तब से तक हम नहीं मानेंगे गुजरात में लोथल में बंदरगाह था, व्यापार होता था। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? इसको हम यहाँ पे हम खुदाई करेंगे। खुदाई में यदि बाट, पैमाने, विदेशी मुहरें यदि मिल गई, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ यहाँ से व्यापार होता था, ये था बंदरगाह। अगर विदेशी मुहरें मिल गई तो यानी कि विदेशों से व्यापार होता था यहाँ पे। तो ये इस इतिहास को हम कहेंगे कि हाँ ये रियल हिस्ट्री है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों एक दूसरे को क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग सुने होंगे द्वारका, यहाँ पे हम लोग सुने होंगे द्वारका, द्वारका के बारे में सुने होंगे कि द्वारका एक बार डूब गई थी, द्वारका एक बार डूब गई थी। तो एक इतिहासकार है, उनका नाम है एस.आर. राव। ये एक इतिहासकार है, उनका नाम है एस.आर. राव। इन्होंने इस पे रिसर्च किया है। रिसर्च में इनका जो है, ये एस.आर. राव जो है, ये मरीन आर्कियोलॉजी में रिसर्चर है, मरीन आर्कियोलॉजी, मरीन आर्कियोलॉजी में बोल रहा हूँ।
यसार राव, यसार राव ने इस पे रिसर्च किया कि हाँ द्वारिका सबमर्ज हो गई थी कि नहीं। तो ऐसा वेरीफाई होता है कि हाँ द्वारिका सबमर्ज हो गई थी। अब ये चीज साहित्यिक स्रोत में भी मिलता है कि रामायण में उसमें अ, द्वारिका मतलब साहित्यिक स्रोत में मिलता है कि हाँ द्वारिका सबमर्ज हो गई थी। और एसआर राव ने रिसर्च किया कि हाँ यहाँ पे खुदाई करके पता किया कि हाँ द्वारिका सबमर्ज हुई थी। तो इस इतिहास पे हम इस इतिहास को हम कहें कि हाँ ये रियल हिस्ट्री है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत एक दूसरे को क्रॉस वेरीफाई कैसे करते हैं। रियल हिस्ट्री वही हिस्ट्री होती है कि जो जिसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स एक दूसरे को क्रॉस वेरीफाई करें। माने अगर पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुआ तो इस पुरातात्विक स्रोत को साहित्यिक स्रोत में जिक्र किया गया होगा, हाँ इस स्थान पे ये कांड हुआ था, या साहित्यिक स्रोत में लिखा है तो उसको खुदाई करके पता किया जाए कि हाँ पुरातात्विक स्रोत भी वहाँ हुए थे। जैसे महाभारत में, अब महाभारत का आप ले लीजिए, महाभारत में लिखा है कि उसमें युद्ध हुआ था। तो अब युद्ध हुआ था उस महाभारत में तो लिख दिया कि बहुत बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ था, लेकिन अब वहां पे जब खुदाई किया गया तो ऐसा कुछ नहीं, न तलवार न कुछ, ऐसा कुछ नहीं मिला। तो इस इतिहास पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि ये इतिहास वेरीफाइड नहीं है। तो जैसा कि आपको तो समझ में आ ही गया होगा आप कि ये सोर्स के आधार पे इतिहास 3 प्रकार के होते हैं। और ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स एक दूसरे को वेरीफाई कब करते हैं कब नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे बाणभट्ट का मैंने बताया कि बाणभट्ट ह्वेनसांग था उस समय, चीनी यात्री था। ऐसे बाणभट्ट था, बाणभट्ट ने हर्ष को इतना महान बना दिया कि जितना महान वो था ही नहीं। बता रहा था उत्तरापथ का स्वामी है, उसकी सेना बहुत बड़ी थी। ऐसा उस काल में इतनी बड़ी सेना का कल्पना करना भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से आपको इस इतिहास की एक्चुअल हिस्ट्री की शुरुआत मौर्य साम्राज्य से होती है, मौर्य एम्पायर से, और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन में रखते हैं। आद्य इतिहास मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये प्री हिस्ट्री, ये प्री प्रोटो, इसको तो आप समझ गए होंगे। जैसे कभी कभी साइंस में आप देखे होंगे प्रोटोसन, प्रोटोसन भी कहा जाता है। सन माने सूर्य के बनने की सबसे पहले की कंडीशन प्रोटोसन, माने सूर्य लगभग बन चुका है। तो ये वही चीज है कि इतिहास यहाँ लगभग बन चुका है, बस ये पढ़ा नहीं गया है, लिटरेरी सोर्स को पढ़ा नहीं गया है, और जो आज तक नहीं पढ़ा गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऐसी लिपि है जो आज तक नहीं हम लोग पढ़ पाए। तो इस प्रकार से आपको मैंने सोर्स के बारे में बताया। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। ऐसे धीरे धीरे मैं आपको एकदम शून्य जीरो से स्टार्ट करके एकदम पूरा एंशियंट हिस्ट्री आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टोटल आपको एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, बस थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी आपको रटने की एकदम जरूरत नहीं है। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।